जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तेहु देखिए तैसी। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातें होती है, लेकिन इधर आपने एक बहुत बड़ी चीज़ महसूस की होगी कि एक बार फिर से इस देश की सियासत में राम आ गए हैं, रामायण आ गया है और इसकी चर्चा ज़बरदस्त ढंग से होने लगी है। हम राम रामायण की चर्चा करने नहीं बैठे हैं और ना हम ये कहने बैठे हैं कि क्या हुआ जब प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस के एक दोहे को उद्धृत करते हुए जो कुछ भी कहा, आधे अधूरे दोहे से उन्होंने क्या बताने की कोशिश की, ये वही बता सकते हैं, क्योंकि इस पर लेकर के विवाद शुरू हो चुका है और इस विवाद ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से राम कितने प्रासंगिक हैं, रामायण कितना लोगों के करीब है, ये बातें चर्चा की विषय बन गई हैं। लेकिन इधर बिहार की राजनीति बहुत कुछ कह रही है। इस देश की राजनीति में जब भी कोई नया बदलाव होना होता है तो मुद्दे गढ़े जाते हैं और मुद्दों को सामने रखा जाता है। कहा तो ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर हिंदुत्व की राजनीति करती है और हिंदुत्व की राजनीति में वो अपने हिसाब से चीज़ों को रखती है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ क्या विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? अगर भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे को सामने रखती है और उस मुद्दे पर वो सत्ता के करीब पहुंचना चाहती है तो आपका कर्तव्य बनता है, ऐसा लालू प्रसाद ने कर दिया था। हालांकि उसका फायदा और घाटा आपको पता है कि क्या हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की राजनीति में एक रिक्तता आ गई थी, जिसे राजीव गांधी ने पूरा किया था। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, लेकिन वक्त ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया और उसके बाद 5 सालों तक उन्होंने जिस तरह से काम किया वो विपक्ष के लिए काफ़ी परेशान करने वाला था। और यहाँ से शुरू होती है इस देश में मंडल और कमंडल की राजनीति। कई उतार चढ़ाव आए और लालू प्रसाद इसके नायक बने। याद होगा आपको कि आडवाणी जी के रथ को, लाल कृष्ण आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर के निकले थे और राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मामले को हल करने के लिए उन्होंने देश भर के लोगों से जनादेश मांगने की यात्रा की थी, उस यात्रा को इसी बिहार में लालू प्रसाद ने रोक लिया। उसकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे राजनीतिक पहलू हैं, हम उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन 2024 एक बार फिर से लंबे समय के बाद, लगभग 3 दशक के बाद, उससे भी ज़्यादा समय हो गए, 3 दशक के बाद इस देश में एक बार फिर से मंडल और कमंडल की चर्चा हो गई है और रास्ते में आ गए हैं लालू प्रसाद। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बना लिया है और इसकी प्रचार खूब जबरदस्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का टारगेट और कोई नहीं, लालू प्रसाद है। 2024 में 2014 और 2019 का नज़ारा दिखाने के लिए और उस पर अपनी फतह हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न योजनाएं बनाई है। हमने कई योजनाओं का आपको जिक्र किया है, लेकिन इन सारी योजनाओं में नीतीश कुमार विपक्ष में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के टारगेट नहीं है। 16 सीटों वाले नीतीश कुमार से ज़्यादा अहम जो है वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी को अगर बिहार में 40 में से अधिकांश सीटें जीतनी है या 40 में से 40 का दावा जो एक तरफ जदयू कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर इसे फतह करना है तो नीतीश नहीं बल्कि उसकी लड़ाई लालू प्रसाद के समाजवाद और लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय से लड़ना है। इसमें सेंधमारी शुरू हो चुकी है और इस सेंधमारी को आप आने वाले 2024 के चुनाव में देखेंगे, यदि तेजस्वी यादव ने अपने पिता द्वारा स्थापित जनाधार को कस के नहीं पकड़ा तो। लड़ाई 2024 में एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं बल्कि यूपीए नहीं बल्कि सीधे लालू प्रसाद बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मंडल कमंडल की लड़ाई होगी। इस लड़ाई में टारगेट पर तेजस्वी यादव है, चाहे वो जिसके टारगेट पर भी हो। आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां
नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री 2025 के लिए बनाने के लिए मन बना चुके हैं। वहीं उससे भी बड़ी तैयारी आपने देखा होगा कि ये जो सामंजस्य है समाजवादियों का, ये जो गठजोड़ है, ये जुड़ा रहे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को रोक सकें, उसकी योजना और रणनीति ललन सिंह बनाना शुरू कर चुके हैं। ललन सिंह को कमजोर समझना या राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उनको नहीं मानना, ये बड़ा घाटा भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह से समझ रही है। ललन सिंह ने अपने गणमूल और अपने जो कहा जा रहा है कि रणनीति को शुरू कर दिया है। इस रणनीति के तहत जातीय समीकरण जैसे भारतीय जनता पार्टी बना रही है, वैसे ही ललन सिंह भी अपनी रणनीति बनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं और नीतीश कुमार की संतुष्टि का कारण सबसे बड़ा यही है। नीतीश कुमार जिस तरह से समाधान यात्रा पर निकले हैं और यहाँ ऑफिस में बैठ करके जिस तरह से ललन सिंह रणनीति बना रहे हैं, कई ऐसे रणनीति उनके हैं जिसको हमने भी पड़ताल करने की कोशिश की है और इसमें सबसे बड़ी बात जो ये नज़र आई है कि उन्होंने बड़ा ही कसीदे से और करीने से जातीय जो मोती हैं उसको पिरोने का कोशिश किया है और उसमें वो धीरे धीरे सफल होते भी नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ उन्होंने लवकुश समीकरण को साधने के लिए एक नई रणनीति शुरू की है। आपको लग रहा होगा कि लवकुश समीकरण में तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तक ही लवकुश समीकरण नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि सतीश कुमार नीतीश कुमार से अलग हुए थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि लवकुश समीकरण का क्या होगा। जिसने लवकुश समीकरण को एकजुट करने का प्रयास किया, उसकी कल्पना की, वही जब साथ नहीं रहेगा तो, लेकिन नीतीश कुमार ने उसकी भरपाई कर ली। अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बहुत ज़्यादा असर नहीं डालने वाली है और उसके लिए ललन सिंह ने पूरी तैयारी कर ली है। जो संतुष्टि नीतीश कुमार के चेहरे पर नजर आ रही है पिछले 2 सप्ताह में, आज जब से उन्होंने यात्रा शुरू की है, तो आपको लग रहा होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट पर तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव उस केंद्र में है कि अगर नीतीश कुमार और महागठबंधन का साथ लंबे समय तक यानी 2024 के चुनाव तक चलता है, जो कि चलाने के लिए ललन सिंह पूरी तरह से कटिबद्ध नजर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा टारगेट में अगर कोई होगा तो वो होंगे तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का वो वोट बैंक। हमने पहले ही आपको बताया था कि उनके वोट बैंक की सेंधमारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर ललन सिंह और तेजस्वी यादव एकजुट रहे और ये बिहार की जनता को बताने में कामयाब रहे कि भारतीय जनता पार्टी को हम बिहार से खदेड़ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला हिट हो जाएगा। और इसीलिए तेजस्वी यादव सबसे बड़े टारगेट है, जो 15% वोटों को अपने साथ जोड़ करके रोक करके रख ले। इसमें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा रह सकता है और कुछ उसका पार्ट जो है जदयू के साथ जुड़ा रह सकता है। ललन सिंह इसकी तैयारी में लग गए हैं। आप कोरनी के चुनाव, उपचुनाव के परिणाम से इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि बिहार 2024 में किस करवट बैठेगा। इन सब के बाद हमने आपको शुरू से ही बताया है कि इस बार जो है 1989 में जो शुरू हुआ था मंडल और कमंडल की राजनीति, जिसको लेकर के लालू प्रसाद ने पूरी तरह से इस देश की सियासत को बदल दिया था, बिल्कुल उसी अंदाज में एक बार फिर से 2024 लगभग 3 दशक के बाद मंडल और कमंडल की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। हमने आपको बताया कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तेहु देखे तैसी, इसके पीछे कारण था कि हम उस महाकाव्य जो है रामचरितमानस, उस पर उठे विवाद की बात कर रहे हैं। और जगह जगह आपने देखा कि इधर इस मामले को लेकर के बक्सर के सांसद और केंद्र में मंत्री अश्विनी चौबे जब अंबेडकर की मूर्ति के सामने बैठे और बैठ करके उन्होंने जब रामचरितमानस का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, तो उनके विरोध में भी लोग आए। जैसी खबरें आ रही है कि पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को रोका, वरना वहाँ एक बार फिर से मंडल कमंडल जम करके देखने को मिलता। लेकिन खैर, इन सब बातों को लेकर कहा जा रहा है कि जदयू और राजद के लोगों ने कोशिश किया कि उस अंबेडकर की मूर्ति को धो करके और उसके पाठ साफ किया जाए, वगैरह वगैरह, ये सब बातें चलती रहती हैं। लेकिन इससे साफ नजर आ रहा है कि देश में एक बार फिर से मंडल और कमंडल की
जो राजनीति है, रणनीति है, वो सामने नजर आएगी, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। चंद्रशेखर के बयान हो या इससे पहले आपने देखा होगा कि मंदिरों में घंटे की बात हो, या फिर आपने बयान सुने होंगे, कई ऐसे बयान हैं जिसमें भागवत गीता को लेकर के भी एक बयान आया था, जिसमें शिवराज पाटिल ने कहा था कि सबसे बड़ी जिहादी जो है ग्रंथ अगर कोई है तो वो है भागवत गीता। अब शिवराज पाटिल को कौन नहीं जानता है, देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। अगर उन्हें लगता था ऐसा तो वो उसी समय उनको ये को बैन कर देना चाहिए था। लेकिन दुनिया जिस काव्य ग्रंथ को, जिस भागवत गीता को आदर्श मान करके उस पर रिसर्च कर रही है, आज उसी को इसी देश में, जिस देश ने उसका सृजन किया, उसे जिहादी ग्रंथ कहा जा रहा है। बात इतना ही नहीं है, इससे पहले यह भी कहा जा चुका है कि हिंदू शब्द, ये तो खुद राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू शब्द बेहद गंदा है, इसे बोलते हुए शर्म आती है। और ये बात उन्होंने इस देश के बाहर बोला था। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस देश में और देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या फिर 3 दशक पहले वाली राजनीति 2024 में देखने को मिलेगी? क्या फिर एक बार ये देश डर के साए में वोट करेगा? क्योंकि जगदानंद सिंह जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि नफरत की जमीन पर बन रहा है राम का मंदिर। राम का मंदिर भारतीय जनता पार्टी बना रही है, ऐसा क्यों समझ रहे हैं? राम का मंदिर इस देश के लोग बना रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग बना रहे हैं। जो देश की आत्मा है सर्वधर्म समभाव की, वो राम मंदिर बना रहा है और इस देश की न्यायालय ने उसका आदेश दिया है। भले ही ब्राउनी पॉइंट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही हो कि राम मंदिर देश के सामने आ जाएगा, राम मंदिर आने वाले 2024 के जनवरी में लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, उसमें राहुल गांधी का बयान भी बहुत जरूरी है बताना, कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत को हिंदुओं से ज्यादा खतरा है। अब ये कहने के पीछे उनकी निश्चित रूप से अपनी क्या सोच है, लेकिन सीधा लगता है कि ये वोट बैंक को अपने तरफ शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, जिस कोशिश में कहीं ना कहीं जदयू भी लग गई है। जदयू की तरफ से इस रणनीति का सबसे बड़ा जो मास्टरपीस है, मास्टरमाइंड है, वो है ललन सिंह। ललन सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 सीटों पर रोकने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। इधर कई लोगों के बयान हमने आपको दिखाए हैं, जिन बयानों में ये बात साफ नजर आती है कि कितना मजबूती के साथ और किस तरह से जो छोटे छोटे टुकड़ों में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को बना रही है और अलग अलग जातीय समीकरण को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं ललन सिंह भी जातीय समीकरण और उसके समर्पित लोगों को अपने खेमे में रखने के लिए और उन्हें अपने पास बुला करके आने वाले 2024 के जो लड़ाई है उस पर उसके लिए तैयार कर रहे हैं, फाइटर बना रहे हैं, अस्त्र शस्त्र का संधान कर रहे हैं। तो आप समझ के चलिए कि आने वाला 2024 का चुनाव बहुत ही गंभीर होगा। और ख़ास करके ये चुनाव अगर मंडल और कमंडल के बीच में हो गया तो इतना मान के चलिएगा कि एक बार फिर से नफरत की जो ज़मीन बनाई जाने की कथा सुनी हमने, उस कथा का प्रकटीकरण नज़र आ जाएगा। एक लंबे समय के बाद, 3 दशक के बाद, कहीं ना कहीं जिस तरह से 2014 में भ्रष्टाचार पर लड़ाई लड़ी गई थी, 2019 की लड़ाई राष्ट्रवाद की थी, राष्ट्रभक्ति की थी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के लड़ी गई थी, जिसमें दोनों ही लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल किया। 2019 में तो उसने पूरी तरह से महागठबंधन को समाप्ति कर दिया, वो तो कांग्रेस को 1 सीट मिल गया जिससे कि बोहनी हो गई। 2024 में अगर मंडल कमंडल होता है तो ऐसी स्थिति में किस करवट बैठेगा ऊंट, ये भी अभी से अंदाजा लगाया जाने लगा है। जाति पाति को अलग करके, जिस तरह से एक तरफ आपने देखा होगा कि शुरू हो गया जातीय जनगणना, और जातीय जनगणना को अगर न कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जातीय गणना नीतीश कुमार ने कहा है कि वो करवा रहे हैं। और इस जातीय जनगणना को सिरे से खारिज करने के लिए हिंदुत्व वाला जो डंडा है वो
भारतीय जनता पार्टी लेकर के बिहार में उतर गई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जातीय बंधन को तोड़ने में सफल हो पाती है भारतीय जनता पार्टी, या फिर जातीय गणना करा करके जिस तरह से नीतीश कुमार ने शुरुआत की है, नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को एकजुट रख करके और इस 30% वोट जो है उस पर अपना अधिकार बरकरार रखवा पाते हैं ललन सिंह। ये बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को दोनों ही खेमे ने स्वीकार किया है। हमारी बातचीत जब सम्राट चौधरी से हो रही थी तो उन्होंने भी ललन सिंह के इस बयान पर अपने बयान को रखते हुए कहा कि इस बार जिन क्षेत्रों में हम कमजोर रहे हैं वहां हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए हमने तैयारी कर ली है। इसका सीधा मतलब है कि आसान नहीं होगा 2024 का जंग, और अगर ये मंडल कमंडल हो गया और लालू के जो रणनीति थी उस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ गई, या फिर लालू प्रसाद ने जिस तरह से कमंडल को टारगेट किया था वो भारी पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में एक बात मान के चलिएगा आप कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सुबह सवेरे में हमने कोशिश किया इस देश की राजनीति को और बिहार की राजनीति से कैसे इस देश की राजनीति प्रभावित होती है बताने का। अगर आपको लगता है कि हम अपनी बात को रखने में और आने वाले समय को रेखांकित करने में आप तक पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे, हमारा आग्रह होगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस देश की और बिहार की जनता पर है कि वो किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं। क्या फिर से मंडल और कमंडल से को महत्वपूर्ण मानते हैं, या देश के विकास, बिहार के विकास और बिहार जो लगातार फिसड्डी राज्यों में शामिल हो रहा है उसे विकसित करने में हम अपना योगदान देते हैं और एक नई सरकार का चुनाव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।